हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी एकेडमी। माय नेम इज़ तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 का जो इतिहास है उसका पार्ट 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसको देखेंगे और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न जो 1 है वो है, कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति। तो इसका जो आंसर है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि एक महान विद्वान ने लिखी है जिनका नाम है चाणक्य, और ये हमें बताता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा हुआ करता था, किन शासकों ने उस पर राज किया और उनकी शासन प्रणाली कैसी होती थी। सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि अर्थशास्त्र को लिखा किसने? अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य या कालिदास। याद रखना अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने बताया चाणक्य, तो याद रखना इनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य दोनों एक ही नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत था? ग्रीक एक देश था, वहाँ से राजदूत बन के आया। स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, प्लिनी या हेरोडोटस। याद रखना उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य राज कैसे करता है और उसकी शासन प्रणाली कैसी है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था और प्रशासन से, कविता और नाटक से, धर्म से या दर्शन से। तो याद रखना ये रिलेटेड है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और प्रशासन से, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थव्यवस्था और प्रशासन कैसा हुआ करता था। मेगास्थनीज के लेख को क्या कहा जाता है? मेगास्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आके एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? इंडिका, पेरिप्लस, हिस्टोरिया या जियोग्राफिका। याद रखना जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य दरबार के बारे में वो थी इंडिका। दूसरी नगरीकरण की अवधि कब शुरू हुई? 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। इसका आंसर है 600 ईसा पूर्व। जनपद का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जनपद किसे कहते हैं? जन मतलब लोग, पद मतलब रहना। ऐसी जगह जहाँ लोग रहते थे उसे जनपद कहा गया। तो इसका कौन से ग्रंथ में हमें जिक्र मिला? ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत या मनुस्मृति। तो याद रखना सबसे प्राचीन हमारा वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र मिलता है। राजा के भूमि कर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? बलि, भाग, शुल्क, कर। उसे भाग कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कौन से महाजनपद में हुआ? कौशल, मगध, वज्जी या शाक्य। तो याद रखना वो महाजनपद था शाक्य, जहाँ पे इनका जन्म होता है। वज्जी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था या गणराज्य था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वज्जी में गणराज्य हुआ करता था, जिसे लोग पसंद करते थे वही उन लोगों का शासक हुआ करता था। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या कौशाम्बी। तो इसका आंसर है राजगृह। राजगृह जो थी वो मगध की पहली राजधानी हुआ करती थी। जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी उस शासक का नाम? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 321 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है वो है 321 ईसा पूर्व। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राजतिलक होता है जिसके तहत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नंद वंश को किसने उजाड़ फेंका? सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार। तो याद रखना नंद वंश जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग को जीतने के बाद, उसके राज्याभिषेक के बाद, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद या बुद्ध से मिलने के बाद। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और जो ये युद्ध था ये 261 ईसा पूर्व 261
ईसा पूर्व में इसे लड़ा गया था। कलिंग, याद रखना, जो आज उड़ीसा राज्य है उसे कलिंग नाम से जाना जाता था, और उस पर एक राजा थे, महान शासक थे जिनका नाम है खारवेल, उनका शासन हुआ करता था। मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत, उपनिषद। तो मौर्य प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में विस्तार से बताया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार कर, भूमि राजस्व, दान या उपहार। इसका आंसर है भूमि राजस्व। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, गोपा, अमात्या, धम्म, महामात्य। याद रखना, उस व्यक्ति को ग्रामीणी कहा जाता था। धम्म शब्द किससे जुड़ा हुआ है? अशोक, कौटिल्य, बिंबिसार, बुद्ध। इसका आंसर है अशोक। धम्म का बता दूं, धम्म वो नियम कायदे होते थे जो अशोक के शासन में, प्रशासन में चला करते थे, जो लागू होते थे। मौर्य प्रशासन में कर संग्रह के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन था? कि कर इकट्ठा कौन किया करता था? तो मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता, राजुक, प्रदेशिका, ग्रामिका। तो याद रखना, उसे बोलते समाहर्ता, जो कि कर, टैक्स इकट्ठा किया करता था लोगों से। दूसरी नगरीकरण में किसका उदय हुआ? नगरों और व्यापार केंद्र का, कृषि के पतन का, घुमंतु जीवन शैली का, या धर्म के पतन का। इसका आंसर है नगरों और व्यापार केंद्र का। इस अवधि के दौरान किस सामग्री ने व्यापार को सुगम बनाया? चांदी, लोहा, सोना, कांसा। तो उसका आंसर है लोहा। पंच चिन्हित सिक्के किसने बनाए? पंचमार्क कॉइन जिसे बोलते हैं। तो ये किससे बनाए जाते थे? पहला है सोना, दूसरा तांबा, चांदी, सीसा। तो इसका उत्तर है चांदी। चांदी से पंचमार्क कॉइन जो थे वो बनाए जाते थे। भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले उत्तरी व्यापार मार्ग को क्या कहते थे? दक्षिण पथ, उत्तर पथ, रेशम मार्ग या रॉयल रोड। इसका उत्तर है उत्तर पथ। तक्षशिला किसके लिए एक प्रमुख केंद्र था? शिक्षा के लिए, व्यापार, कृषि या धर्म। इसका उत्तर है शिक्षा। तक्षशिला एक महाविद्यालय हुआ करता जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। अशोक के शासन के दौरान कौन सा धर्म महत्वपूर्ण रूप से फैला? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या जोरोस्ट्रियंस। तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। जब कलिंग का युद्ध खत्म हो गया था तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत, पाली, प्राकृत या ग्रीक। इसका उत्तर है प्राकृत भाषा। जो जन सामान्य की भाषा हुआ करती है उसे प्राकृत भाषा कहते थे। तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल के दौरान हुई? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त। याद रखना, अशोक के समय तीसरी जो बौद्ध परिषद होती है, बौद्ध सभा होती कनेक्ट की जाती है। मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या ग्रीक। तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर है प्राकृत भाषा। जो मैंने अभी बताया था, ये जनसामान्य की भाषा हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य में। सांची का स्तूप जो था वो किस शासक ने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या कनिष्क। तो इसका आंसर है अशोक। अशोक वो शासक था जिसने सांची का स्तूप बनवाया। और सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जो राजधानी भोपाल है उसमें स्थित एक गांव है। मौर्य साम्राज्य का पतन किसकी मृत्यु के बाद हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहदत्त। तो इसका आंसर है अशोक। जब अशोक की डेथ हो जाती है उसके बाद से मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या कनिष्क। तो इसका आंसर है बृहद्रथ। मौर्यों के बाद किस वंश ने शासन किया? गुप्त, नंद, शुंग, शतवाहन। इसके आंसर्स की बात करें, इसका आंसर है शुंग। शुंग वंश था जिसने मौर्य के बाद शासन करना शुरू किया। मौर्य साम्राज्य किसके लिए जाना जाता है? विशाल स्थायी सेना, व्यापक व्यापार,
सुव्यवस्थित शहर या उपरोक्त सभी। तो याद रखना इसकी सेना भी अच्छी थी, विशाल सेना थी, व्यापार समृद्ध था और जो शहर था वो सुव्यवस्थित ढंग से चलता था, तो इसलिए इसका उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी। मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ? पतन मतलब ये टूट किस कारण से गया? कमजोर शासक, प्रशासनिक अक्षमता, आक्रमण या उपरोक्त सभी। याद रखना तो शासक कमजोर थे, दूसरा प्रशासन में दिक्कत आ रही थी, तीसरा बाहरी आक्रमण हो रहा था, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका आंसर नीचे दे रखा है गंगा नदी। मौर्य साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था? प्रांत में, मंडल में, जनपद में या गांव में? तो याद रखना मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन था प्रांत में हुआ था। अशोक के सिंह स्तंभ में किस जानवर को प्रमुखता दिखाया गया है? बाघ को, हाथी को, घोड़े को, सिंह को? तो याद रखना वो है सिंह। अगर आपने अशोक स्तंभ देखा हो तो उसमें शेर के चिन्ह, शेर का जो प्रतिमा है वो दिखाई देती है। मौर्य डाक व्यवस्था का वर्णन किसने किया? मगस्थनीस ने, कौटिल्य ने? फाहियान ने या अशोक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीस, जो कि एक ग्रीक राजदूत था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। दंभ महामात्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? याद रखना इसका उत्तर है अशोक। और दंभ महामात्य कौन थे? ऐसे विशेष अधिकारी जो कि धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। अशोक की धम्म नीति पर बल दिया गया। धार्मिक विस्तार, सामाजिक सद्भाव और नैतिकता, सैन्य विजय, व्यापार नियमन। तो याद रखना ज़्यादातर अशोक की जो धम्म नीति थी वो सामाजिक सद्भावना और नैतिकता पर बल देती थी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? 2, 4, 5 या 7? तो याद रखना ये 5 में विभाजित था। कौन सा मौर्य अधिकारी व्यापार और बाजार नियमन को देख रेख करता था या देखभाल करता था? अमात्य, सन्निधाता, शुल्काध्यक्ष, प्रदेशिका? तो याद रखना इसका उत्तर है शुल्क अध्यक्ष। भूमि अनुदान मुख्यतः किसे दिए जाते थे? सैनिक को, किसान को, ब्राह्मण को या व्यापारी को? ज़्यादातर भूमिदान ब्राह्मण को किया जाता था। मौर्य सेना को कितने विभागों में संगठित किया गया? 4, 6, 5 या 7? तो इसका आंसर है 4। अशोक के शिलालेख सबसे दक्षिण में कहाँ पाए गए हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल? तो याद रखना वो है कर्नाटक। कर्नाटक को पहले स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता था। मौर्य शासकों ने सबसे पहले क्या निर्माण करवाया? शैल निर्मित गुफाएं, मंदिर, स्तूप या किले? तो याद रखना इन्होंने सबसे पहले गुफाएं निर्मित करवाई थी। मौर्य प्रशासन में सिंचित भूमि के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? क्षेत्र, सीता, व्यापी, कूप? तो इसका आंसर है सीता। अशोक को उनके शिलालेखों में देवनाम प्रिय कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? देवनाम प्रिय अशोक को एक उपाधि दी गई थी और इसके ऑप्शन से देवताओं का प्रिय, विजयशील शासक, भूमि का रक्षक या धार्मिक उपदेशक? तो इसका आंसर हो जाएगा देवताओं का प्रिय। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ, सांची का स्तूप, अशोक के शिलालेख या दिल्ली का अशोक स्तंभ? याद रखना जो अशोक स्तंभ था सारनाथ का, वहाँ से ये चिन्ह, ये प्रतीक लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक जिसे बोलते हैं। तो ये थी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। और हमें आप इधर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के जो PDF है फ्री PDF एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए।
और वहाँ से आप हमारे PDF फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।